तो ये नरेशन से है, द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सोरो। आंसर बताइए पहले का ABCD क्या आंसर होगा? फर्स्ट का आंसर बताइए। जय हिंद बेटा, जय हिंद जय भारत बेटा, जय हिंद जय भारत एवरीवन। आइए बेटा, लेट्स हैव सम सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड। अब जरा यहां देखिए, द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, ये बेसिकली आंसर है। ये हमारा आंसर है, तो मुझे इनमें से कोई एक क्वेश्चन ढूंढना होगा, एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन ढूंढना होगा जिसका आंसर ये आ जाए। ठीक है, तो द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड। तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले, आंसर देने से पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। देखो क्या कहता है, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, सब में यही दे रखा है, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन सेड। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को समझते हैं कि उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, ओ गॉड हेल्प मी। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, हे भगवान, हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, अल्लाह मेरी मदद कर इन हिज आवर ऑफ सोरो। समझ कि ऊपर वाले मेरी मदद कर, उसके परेशानी के क्षणों में तू मेरी मदद कर। मतलब तू परेशान वो है और मदद मेरी कर। देखो क्या कह रहा है कि ओ गॉड हेल्प मी, मेरी मदद करो, इन हिज आवर ऑफ सोरो, कि उसके दुख के समय में मेरी हेल्प करो। इज इट? मेरे दुख के समय में मेरी मदद होगी, ना कि उसके दुख के समय में दुखी हुआ है मदद मेरी करो। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, ये लॉजिकली गलत हो गया। आंसर रॉन्ग, पहला गलत। कहते हैं द ओल्ड मैन सेड गॉड मस्ट हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सोरो। तो पता है क्या कहता है, गॉड मस्ट हेल्प हिम, गॉड को उसकी मदद करेगा ही करेगा, गॉड को उसकी मदद करनी चाहिए इन हिज आवर ऑफ नीड। क्या ये सेंटेंस पढ़कर आपको प्रेयर लग रहा है? ये तो एक, ये जो हम बात कर रहे हैं कंपल्शन की बात कर रहा है कि भैया जी कि गॉड को मदद करनी ही चाहिए उसकी परेशानी में उसकी। क्लियर हो गया? तो ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां पर वो प्रेयर बोल रहा है तो प्रेयर कर रहा है, इससे प्रेयर नजर नहीं आ रहा। ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ये तो असर्टिव सेंटेंस है, तो ये हमारा प्रेयर तो हो ही नहीं सकता। अगर ये प्रेयर नहीं हो सकता तो ये गड़बड़ हो गया, ये भी गया। The old man said, "Oh God, help me in my hour of sorrow." ये हो सकता है कि ओ गॉड, हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, हेल्प मी, मेरी मदद कर, इन माई आवर ऑफ नीड, मेरी मदद कर मेरे जरूरत के क्षणों में। तो इसका मीनिंग ठीक आ रहा है। इसे भी देख लो कि ओ गॉड हेल्प हिम, ओ गॉड उसकी मदद कर, इन माई आवर ऑफ सोरो, कि जब मैं परेशान हूं ऊपर वाले उसकी मदद कर। कि ऊपर वाले मैं परेशान हूं तो मदद उसकी कर दे। ऐसे कैसे? मैं परेशान हूं तो मेरी मदद, तो मतलब ये लॉजिकली गलत। तो देख लो क्वेश्चन ही गलत है। आप तीन देख रहे हो, तीन क्वेश्चन ही गलत हो गए, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। बेटा बात समझ में आ रहे हो कि नहीं? संजीव ठाकुर, नहीं बेटा मैं जनरली तो नहीं जानता हूं किसकी बात कर रहे हो संजीव ठाकुर। क्लियर है बेटा? आंसर, आंसर सी। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नहीं बेटा मैं संजीव ठाकुर को नहीं जानता हूं। बेटा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं करा सकता, क्योंकि PYQ डिस्कस करने हैं, तो मैं सिर्फ क्लोज टेस्ट कराऊं तो ऐसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि जो जिस मकसद के लिए मकसद नहीं तोड़ सकता। हाँ रही बात क्लोज टेस्ट की, तो कुछ दिन का टाइम दो, अभी मेरी कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है, 10-12 दिन के अंदर क्लोज टेस्ट आपको ऐप पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा सभी के लिए। क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व करते हैं ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा विद इन 10 और 15 डेज। समझ रहे बेटा? हाँ जी। नहीं मैं नहीं जानता बेटा उन्हें। चलिए, he said to his friend, let us leave for the trek tomorrow. तो उसने अपने दोस्तों से कहा, let us leave for the trek tomorrow, कि चलो कल ट्रैक पर चलते हैं, आओ कल ट्रैक पर चले। let us, अब let us से शुरू हो रहा है। जब let us से शुरू होता है तो said to को या तो suggested to या proposed to, ये समझ ले। जब भी सेंटेंस let us से शुरू हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे या तो suggested to चेंज करो, उसे या तो suggested to चेंज करो, या proposed to, या proposed to। एक पॉइंट तो ये याद रखना। पॉइंट नंबर 2,
जब भी लेटस आएगा तो लेटस को या तो वी शुड में चेंज करो, लेटस को या तो वी शुड में चेंज करते हैं और या फिर दे शुड, या तो वी शुड में या दे शुड में। ये दो अहम नियम याद रख लें जब भी लेटस से शुरू होगा। तो भाई लेटस से शुरू हो रहा है तो अब सेट टू को या तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, तो सजेस्टेड टू है, यहां टोल्ड हो गया तो गलत हो गया। सजेस्टेड के साथ टू नहीं है तो फिर ये भी गलत है। तो सजेस्टेड टू दो जगह है, प्रपोज टू की जगह सजेस्टेड टू। तो ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, तो ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, अब अगला कहता है कि भाई देखो कंबाइंड वर्डेड कॉमास की जगह दैट लगेगा, तो हमने यहां पर भी दैट ले लिया। तो अब क्या कहते हैं, यहां पर दैट लिया ही नहीं हमने, यहां दैट ही नहीं है, दैट नहीं है तो भैया यहां पर ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो आंसर अपने आप ए आ गया। और वैसे भी एक चीज और देख लो, एक चीज और देखो, लेटर्स को वी शुड या दे शुड में चेंज करते हैं तो लेटर्स को देखो दे शुड चेंज कर रखा है, दे शुड तो इसी में चेंज कर रखा है, इसके अंदर दे ही नहीं रखा, दे शुड वी शुड कुछ भी नहीं दे रखा। तो तीन गलत हो गए तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया मेरे बेटा, क्लियर हुआ ना बच्चे? चलिए अगला लेते। कोई नियम क्लियर ना हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वही नियम बता रहा हूं जिससे ये बन रहे हैं। अगला अब आ जाएगा हमारा एरर, अब आ जाएंगे हमारे एरर्स। नरेशन के बाद एरर्स। बताइए, आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग, आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। तो सही बताओ ABCD। बेटा रोशनी मैंने आपको बताया तो सही बेटा, क्लोज टेस्ट को मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोल दूं और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बेटा। मैं एक सेंटेंस बोल दूं और आपका क्लोज टेस्ट ठीक हो जाए, आप जो मेरे से आंसर मांग रहे हो उधर, उसके लिए तो आपको बेटा प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी ना। मैंने कहा आप 10-15 दिन अभी रुक जाओ, मेरा एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो खत्म होते के साथ ही मैं क्लोज टेस्ट रिकॉर्ड करूंगा मेरे बेटा, तो आपको पता चल जाएगा उसे कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी एक छोटा सा पॉइंट तो मैं ये कहूं, क्लोज टेस्ट के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट है। क्लोज टेस्ट के लिए एक तो रीडिंग आपका अच्छा होना चाहिए, एक दूसरा वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, और तीसरा रीडिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर अच्छा होना चाहिए। तो तीनों चीजों की डिमांड करता है, तीनों चीजों की डिमांड करता है। आते हैं इस पर। तो अब विल क्या हुआ, विल हुआ मॉडल। अब मॉडल के बाद चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट हो, तो इधर तो ठीक है, लेकिन रिटर्न नहीं हो पाएगा। मॉडल के बाद V3 नहीं लग पाएगा, ये गलत। अब मॉडल के बाद V4 भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो देख लेते हैं बेटा अभी। हाँ ये हो सकता है कि भाई रिटर्न के मॉडल के बाद V1, तो मतलब ये दोनों तो कट गए, अब इन दोनों में से एक आना चाहिए। तो या तो ये ठीक या ये ठीक। तो बेटा देखो एट पता है कब लगता है, एट हम कब लगाते हैं, जब एग्जैक्ट टाइम हो। तो एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट क्लॉक टाइम, एग्जैक्ट क्लॉक टाइम दे रखा हो, तो तब हम एट लगाते हैं, जैसे एट 7 PM। तो एट 7 PM, तो यहां पर इस वजह से ये एट ठीक नहीं है, तो ये गलत हुआ, आंसर हो जाएगा ये। और यहां पर बाय का मतलब है तक। बाय की दो बातें समझ लो। अगर बाय के साथ कोई डूअर है, अगर बाय के साथ डूअर है, तो बाय का मीनिंग हो जाएगा के द्वारा, कि भाई जैसे हमने कहा बाय रवि, तो रवि के द्वारा। लेकिन बाय के साथ अगर टाइम दे रखा है, तो बाय की हिंदी हो जाएगी तक। तो ये क्या कहता है, बाय सैटरडे इवनिंग, कि सैटरडे इवनिंग तक मैं तुम्हें तुम्हारी किताब लौटा दूंगा, डेफिनेटली। कहता आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स बाय सैटरडे इवनिंग, कि मैं तुम्हारे नोट्स सैटरडे इवनिंग तक लौटा दूंगा। तो यहां आ जाएगा बाय। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। माई सिस्टर रिजेंबल्स टू मी टू माई मदर अलॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। हाँ जी आंसर। हाँ जी बेटा, चलिए देखिए अब अगला। माई सिस्टर रिजेंबल्स टू माई मदर इन रिजेंबल्स अलॉट इन लुक्स एंड टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। और बेटा ये जो वर्ब है ना रिजेंबल्स, इसका मतलब होता है मिलान करना। क्या होता है कि जीन्स की वजह से बच्चों का रंग रूप
और कदकाठी और फेस, चेहरा मोहरा माँ बाप से मिलता है, वो उनके डीएनए, उनके जीन्स की वजह से। तो इस मिलान को ही हम रिजेंबल कहते हैं। ठीक है, इस मिलने जुलने को ही रिजेंबल कहते हैं। तो बेटा अब एक पॉइंट, रिजेंबल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। रिजेंबल इज ए ट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स नो प्रेपोजिशन विद इट। रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसके साथ नो प्रेपोजिशन। अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो जैसे अटैक, अटैक किस वक्त, अटैक्ड ऑन द एनिमी, कि भैया एनिमी पर हमला करना। कहता है, हमने सेंटेंस लिखा ही अटैक्ड ऑन द एनिमी, कि उसने एनिमी पर हमला कर दिया। ही अटैक्ड ऑन द एनिमी, उसने एनिमी पर हमला कर दिया। तो हमने यहां पे देखा कि पर, हिंदी में पर आ गया तो मैं ऊन लगा दूं, गलत हो जाएगा। ही अटैक, उसने हमला किया, हुम, किस पर, कहता है द एनिमी, एनिमी पर, उसने एनिमी पर हमला किया। अब अगर उसने एनिमी पर हमला किया है तो इसका ऑब्जेक्ट है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप प्रेपोजिशन दे नहीं पाएंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ही अटैक्ड द एनिमी सही है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से जो रिजेंबल्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ आप प्रेपोजिशन दे नहीं पाओगे टू, ये गलत है। अगर ये गलत है तो बेटा ये गलत है। तो रिजेंबलेंस टू, तो अब हैज रिजेंबलेंस, तो यहां पर टू लग नहीं पाएगा, तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो रिजेंबल्स हो जाएगा, सब आंसर हो जाएगा रिजेंबल्स। तो कि माई सिस्टर रिजेंबल्स का मिलती जुलती है मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा, लुक्स में भी और स्वभाव में भी, कि मेरी बहन मेरी मम्मी से बहुत मिलान करती है। समझ में आ गया ना बेटा, आंसर क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए स्किल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसे कहते, देखो टीयर 2 सीपीओ टीयर 2 मेंस का है क्वेश्चन, 2024 में आया हुआ। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट एनहांस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इसे कहते हैं हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हाउ टू इंप्रूव सेंटेंस। 5 का अब जरा देखें, यहां पे हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन इज ए स्किल दैट कैन। अगर आप कैन लगा रहे हो तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पहला तो ये ठीक हो सकता है अभी, लेकिन पूरी बात नहीं है। अब यहां मॉडल है, कैन मॉडल है, तो मॉडल के बाद V3 नहीं आएगा ना बेटा, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो V3 तो लग नहीं पाएगा। अब यहां पर मॉडल है कैन, तो इसके बाद V4 आ गया तो ये भी गलत हो गया, तो मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। अब आंसर या तो ये है और या फिर आंसर नो इंप्रूवमेंट है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में एक ही फर्क है, यहां इनसिग्निफिकेंटली कह रहा है और यहां पर सिग्निफिकेंट कह रहा है। यहां पे सिग्निफिकेंटली, यहां सिग्निफिकेंट। अगर सिग्निफिकेंट कह रहा है तो इसने यहां एडजेक्टिव लिखा, और सिग्निफिकेंटली कह रहा है तो एडजेक्टिव में एलवाई लिखा, तो एडवर्ब। अब बेटा वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एडवर्ब लगाना होगा ना। अब वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए तो मैं एडजेक्टिव नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब है ये गलत हो गया। आंसर ये रहा, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब एडवर्ब करता है। हो गया बेटा सही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, नीदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी डैश चॉकलेट चिप्स। हाँ बिल्कुल सही बात, रिप्लाई कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीदर ऑफ द बिस्किट्स सॉरी यू गेव मी डैश चॉकलेट चिप्स। तो देखो ध्यान दो, नीदर ऑफ द बिस्किट्स, अब इसने क्या डिमांड करी है, वर्ब। ये चारों की चारों क्या है, ये चारों की चारों है वर्ब। यहां पर मुझे एक वर्ब चाहिए, तो चारों वर्ब है। अब कह रहा कौन सी वर्ब लगाऊं, पहले इसे ही पकड़ लो, पहले इसे ही पकड़ लो। तो कंटेंट बोलेंगे ये प्लूरल वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आर कंटेंट बोल देंगे तो भैया आर कंटेंट बोल देंगे तो पैसिव वॉइस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अब इज कंटेन हो नहीं सकता क्योंकि बी की फॉर्म के बाद V1 नहीं आता। अगर बी की फॉर्म के बाद वर्ब लेनी है तो अगर एक्टिव वॉइस है तो V4 एक्टिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस में, और बी के बाद V3 पैसिव वॉइस में हमें देनी पड़ेगी। बी के साथ तो V1 आता ही नहीं, तो इसका मतलब है ये गलत है। कंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्लूरल वर्ब है, पैसिव वॉइस नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है ना, ये प्लूरल वर्ब, और यहां पर ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि दोनों पीवी पीवी हो रहा है, प्लूरल वर्ब पैसिव है। और ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है V5, ये सिंगुलर वर्ब। अब हमें वर्ब लगानी है, तो आइए अब इसके सब्जेक्ट को खोजते हैं भैया। वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये कहता है नीदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया यू गेव मी, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, ये अपने आप में क्लॉज। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट या तो बिस्किट्स है, इस वर्ब का सब्जेक्ट या फिर नीदर है। यू गेव मी हो नहीं सकता क्योंकि गेव का वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है, इस गेव का सब्जेक्ट हमें यू मिल गया, इसकी कहानी खत्म, यू गेव मी जो तुमने मुझे दिए थे। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट या तो बिस्किट्स है या फिर नीदर है। बिस्किट्स इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट हुआ नीदर। और बेटा अब आपको मैं जानकारी बता दूं, तो नीदर का मतलब है दो में से। नीदर का मतलब है दो चीजें दे रखी हैं, नीदर का अर्थ होता है दो में से, कि या तो ये कि नीदर सॉरी इधर नीदर का मतलब है दो में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो ये। नीदर का मतलब है दो में से कोई नहीं। ईदर का मतलब होता है दो में से, इसका मतलब है दो में से कोई भी नहीं। तो जो बिस्किट्स हैं दो, उनमें से कोई भी नहीं। अब ईदर नीदर की बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ईदर नीदर की बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मुझे यहां पर सिंगुलर वर्ब चाहिए। अगर मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए तो कंटेन है प्लूरल वर्ब, गलत। आर है प्लूरल वर्ब, गलत। तो तीन तो गलत हो गए, कंटेन से सिंगुलर वर्ब, आंसर हो जाएगा डी। आ रहा बच्चे समझ आंसर? तो कहता है नीदर ऑफ द बिस्किट्स, के दो बिस्किट्स में से नीदर कोई भी कंटेन्स चॉकलेट चिप्स, किसी के अंदर भी चॉकलेट चिप्स नहीं है जो दो बिस्किट तुमने मुझे दिए थे। तो कौन से बिस्किट? ये इन बिस्किट्स का डिस्क्रिप्शन है, इट इज द डिस्क्रिप्शन। किसका? बिस्किट्स का। बिस्किट्स कौन से बिस्किट? जो तुमने मुझे दिए थे, जो तुमने मुझे दिए थे। दैट यू लेंट मी, यहां पे आप दैट लगा सकते हो, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिए थे। क्लियर हो ना? पूरा ग्रामर समझा दिया। अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लैंक से है आपकी स्क्रीन पर। सर नीदर को सेमी नेगेटिव, हाँ नीदर सेमी नेगेटिव वर्ड होता है, नीदर के साथ नीदर के साथ नोट का यूज नहीं करते। नीदर जब आता है तो नोट का यूज नहीं करते। स्टैनली डैश टू प्ले द वायलिन नाउ विद एन एमेच्योर इंस्ट्रक्टर। बेटा ये एमेच्योर जो होता है ना, कोई भी काम जो शौकियाना तौर पर हो, शौकियाना, जिसके लिए पैसे ना लिए जाएं और शौक के लिए, खुशी के लिए, उसे एमेच्योर कहते हैं, एमेच्योर इंस्ट्रक्टर। तो अब यहां पे देखिए बात करते हैं, स्टैनली डैश टू प्ले द वायलिन नाउ। अब अगर नाउ आ गया तो नाउ से पता चलता है बात कर रहा है ये प्रेजेंट की। अगर ये बात प्रेजेंट की कर रहा है तो आप हैड वाज नहीं ले पाएंगे। जब बात प्रेजेंट की कर रहा है तो आप हैड और वाज ले नहीं पाएंगे। बेसिकली तो विल भी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि तो विल लर्न टू प्ले द वायलिन नाउ, लेकिन ये मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि जब बात प्रेजेंट की कर रहा है तो हम प्रेजेंट लेंगे। और दूसरा, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कीवर्ड जो है वो है नाउ। नाउ से पता चला कि इन चारों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो इज, तो आंसर हो जाएगा इज। स्टैनली इज लर्निंग, स्टैनली सीख रहा है या सीख रही है, टू प्ले द वायलिन, वायलिन को कैसे बजाते हैं, बाकी तो हम हाउ टू कहते हैं। बाकी टू प्ले से भी मेरे मैसेज दे सकते हैं, एप्रोप्रिएट हाउ टू होता है। हाउ टू प्ले द वायलिन नाउ, कि वो अब वो गिटार बजाना सीख, वायलिन बजाना सीख रहा है विद एन एमेच्योर इंस्ट्रक्टर, एक ऐसे इंस्ट्रक्टर से जो शौकियाना तौर पर सिखाता है, प्रोफेशनल नहीं है। क्लियर हुआ बेटा आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीयर 2 मेंस के क्वेश्चन है बेटा, देखो मेंस के क्वेश्चन है ये। मोहनीश एंड रवि डैश टू कनाडा नेक्स्ट मंथ।
मोहनीश एंड रवि डैश टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बेटा देखो मैं कहता हूं कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे लेकर आता हूं जिसके अंदर मैं आपका दिमाग ये इस चीज पर लगाना चाहता हूं कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ क्वेश्चन तो देखते ही सही हो जाएंगे। मोहनीश एंड रवि की बात करें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो मुझे प्लूरल वर्ब चाहिए होगा, तो आर प्लूरल वर्ब है लेकिन इज तो सिंगुलर वर्ब है, हैज तो सिंगुलर वर्ब है और हैज तो सिंगुलर वर्ब। कितना इजी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यहां पर जो लगा क्या, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। तो देख लो मेंस के अंदर बच्चे, मेंस के अंदर टीयर 2 तो इजी, तो मतलब हमेशा से ना सोचो बड़ी बड़ी बात करें, तो कई बार हम बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में छोटी बातों को अवॉइड कर जाते हैं। तो भैया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो बात ही खत्म हो गई। मोहनीश एंड रवि आर मूविंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, कि मोहनीश और रवि नेक्स्ट मंथ कनाडा जा रहे हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चन फिर मैं बताता हूं, कुछ इतने इजी क्वेश्चंस लेकर आता हूं मैं, कुछ इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कि जिससे आंसर यूं ही निकल जाए, और हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी चीजों को कई बार अवॉइड कर देते हैं। बेटा रिया, अगर कुछ नहीं आता तो तू क्यों नहीं पढ़ रिया है? रिया जब कुछ नहीं आता तो तू क्यों नहीं पढ़ रिया? पढ़ ले बेटा, कुछ बेसिक्स की क्लास में आ जा, बेसिक्स ऐप पर पढ़ी हुई है, जाके देखो बेसिक्स की क्लासेस देखो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा यार इंग्लिश क्या होती है। रीडिंग तो मैंने बेसिक्स में ही सिखा दिया, बेसिक्स के अंदर ही 15-20 दिन की क्लास है, उन्हें अटेंड करो। और अब तो रिकॉर्डिंग देखोगे, अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तो 15-20 दिन कहां लगने, वो तो 8-10 दिन में खत्म कर लोगे, समझ में आ जाएंगी चीजें। चलिए आइए, हाँ अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं, देखो कई बार हम इन चीजों से कितना डरते हैं, कई बार इतनी चीजों से कितना डरते हैं। ये डिफिकल्ट भी आती है, मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि हमेशा इजी आती है, ये डिफिकल्ट भी आती है, लेकिन बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप तरीका इस्तेमाल करेंगे तो कई बार इतनी आसानी से आंसर मिल जाएगा, इतनी आसानी से आंसर मिल जाएगा कि आपको इतना ज्यादा परेशान टेंशन होने की, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो जरा इस, अब मुझे लेना है CDBA, तो भाई पहला जो होगा, पहला या तो C है या D है या B है या A, इन्हें चारों दे दिया, कह रहा पहला C है या D है या B है या A, मतलब चारों में से कोई भी पहला हो सकता है। अब चारों में से कोई भी पहला हो सकता है, तो जरा एक एक करके पढ़ो और दिमाग लगाओ कि क्या इन चारों में से पहला वाक्य मैं किसे चुनूंगा, क्योंकि जो पहला है वही आंसर, जो पहला है वही आंसर है। तो देखिए, इजाबेल सॉ ए स्ट्रेंज रैबिट, इजाबेल ने देखा एक स्ट्रेंज रैबिट, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट, कि इजाबेल ने एक बड़ा अजीब सा जो खरगोश है उसे देखा। क्या देखा? रनिंग थ्रू द बुशेस, जो झाड़ियों के अंदर दौड़ता हुआ चला गया, जो झाड़ियों के अंदर दौड़ रहा था, दौड़ते हुए निकल गया, उसने देखा उन्हें झाड़ियों में। अब बात यह आती है कि इजाबेल सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई इजाबेल नाउन से शुरू कर रहा है, तो आंसर ये हो सकता है, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि तीन और है, उन्हें भी देख लो। आगे क्या कहता है? फॉलोइंग इट, उसका पीछा करते हुए, तो कहता है फॉलोइंग इट, उसका पीछा करते हुए। इट मतलब कौन? अगर मैं इसे वाक्य का, इसको मैं पैराग्राफ का पहला वाक्य मान लूं, अगर बी को पैराग्राफ का पहला वाक्य मान लूं, तो क्या मैं इससे शुरू कर पाऊंगा फॉलोइंग इट की, इसको, इसका पीछा करते हुए? तो भाई पहले तो बात आएगी इट कौन है, इसका पीछा, किसका पीछा कर रहे हैं, तो पहले क्लियर होना चाहिए ना पीछा किसका हो रहा है। इट से पता चला, इस प्रोनाउन से पता चला कि भाई ये पहला नहीं हो सकता, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया कि ये पहला नहीं हो सकता। अगर बी पहला नहीं हो सकता, तो भाई जब बी पहला नहीं हो सकता तो इसे काटो, यहां से भी काटते हुए चलो। अगला, आफ्टर दैट, उसके बाद, शी फेल्ट ए स्ट्रेंज सेंसेशन इन हर बॉडी। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, उसके बाद मतलब पहले कुछ बताया होगा तभी तो कहेगा उसके बाद। भाई मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं सो गया, मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं सो गया। अगर मैं ऐसे बोलूं उसके बाद मैं सो गया, और मैं ये छुपा लूं कि मैंने खाना खाया, तो भाई पहले तो यही लिखोगे ना, मैंने खाना खाया उसके बाद मैं सो गया, तो उसके बाद से पता चला इससे पहले भी कुछ है। इसका अर्थ है अगर इससे पहले भी कुछ है तो वो पहला हो सकता है, ये पहला नहीं हो सकता। अगर सी पहला नहीं हो सकता
तो भाई सी कहां दे रखा है, सी दे रखा है ए में, तो सी कर लो। अब देख लो, शी थॉट एज इफ शी वॉज इन अ ड्रीम, उसने सोचा कि वो सपने में है। तो शी कौन है, किसने सोचा, शी कौन है, किसने सोचा। तो पहले प्रनाउन आएगा या पहले नाउन आएगा, पहले प्रनाउन लगाओगे पहले नाउन, तो पहले नाउन बाद में प्रनाउन, तो इसका मतलब है ये बाद में आएगा। तो ये डी भी नहीं हो सकता पहला, तो ये भी गया, आंसर हो जाएगा ये। हाँ बेटा, बिल्कुल इजी डिफिकल्ट दोनों। तो अगर ये बात समझ में आई तो देखें एबीसीडी, और अगर अब कल मैं थोड़े डिफिकल्ट लेकर आता हूं। अब ये आ गया कि एबीसीडी, तो अब एबीसीडी में उसने अपने आप दे दिया, तो ये रहा पहले का एबीसीडी, तो एबीसीडी, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, इन्होंने खुद ही बता दिया। तो इजाबेल सो स्ट्रेंज रैबिट, उसने स्ट्रेंज रैबिट को देखा जो झाड़ियों के अंदर दौड़ता हुआ निकल गया, और उसका पीछा करते हुए जो इजाबेल है उसने देखा कि उसने शी फाउंड ए डोर, उसने एक दरवाजा देखा, विच शी ओपन, जिस दरवाजे को उसने खोला, विद द हेल्प ऑफ कीज, चाबी की सहायता से खोल दिया। उसके बाद शी फेल्ट ए स्ट्रेंज सेंसेशन इन हर बॉडी, तो उसके शरीर में एक सेंसेशन, अजीब सा सेंसेशन होने लगा उसकी बॉडी में, और शी थॉट, उसने सोचा एज इफ शी वाज इन अ ड्रीम, और उसे ऐसा लगा कि जैसे कि वो किसी सपने में हो। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ कि नहीं, आंसर हो जाएगा डी। चलो स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग डिलीजेंस, पर्टिकुलरली, बेट्रायल, वेकेशन। आंसर दो, डिलीजेंस, पर्टिकुलरली, बेट्रायल, वेकेशन। वेकेशन जो होता है ग्रुप ऑफ हॉलीडेज, छुट्टियां, ग्रुप ऑफ हॉलीडेज, तो उन्हें कहते हैं हम वेकेशन, अवकाश। तो बिल्कुल ठीक है। बेट्रायल होता है धोखा, चीट, डिसीव, धोखा, चीट, डिसीव, ये इसके सिनोनिम है। पर्टिकुलरली होता है स्पेशली, विशेष तौर पर, स्पेशली, विशेष तौर पर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत है। डिलीजेंस में डबल एल नहीं आएगा, डिलीजेंस में हम बात करते हैं, तो डिलीजेंस में डबल एल नहीं आएगा, DILIGENCE। इसका मतलब होता है जैसे सर टॉपिक वाइज PYQ कहां से करें, PYQ पर्टिकुलर टॉपिक। बेटा टॉपिक वाइज आप तो बेटा बहुत सारी बुक्स हैं जो टॉपिक, मार्केट में जाओ उससे पूछो कि भाई कोई भी बुक का आप बताओ। अब डिलीजेंस क्या होता है, कहते हैं कि डिलीजेंटली, मेहनत से, तो ये होता है मेहनत, तो इसके कहते हैं हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क क्या, तो मेहनत होगा तो हार्ड, डिलीजेंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये, डबल एल नहीं आएगा, इसमें डबल एल नहीं आएगा। अगला बताओ, हाँ बेटा सीएमसी की बुक से करो, बिल्कुल करो, उससे भी हो जाएगा। और तो क्या अपनी शादी का कार्ड देने आएगा मुझे, है भाई, जो मेरे घर का पता मांग रहा है? मेरे घर पर शादी का कार्ड देने आएगा। स्पेलिंग, स्पेलिंग बेटा देखो, टीयर 2 की स्पेलिंग सही है, 2024 में आई हुई। इंसेंस, एनहांस, इमेंस और एलिगेंस। एलिगेंस होता है किसी भी चीज का चार्म, खूबसूरती, ब्यूटी, तो ये चार्म, ब्यूटी जो होता है उसे कहेंगे ब्यूटी। इमेंस मतलब होता है वेरी बिग, वेरी बिग, या जिसे हम कह सकते हैं ह्यूज, बहुत बड़ा। एनहांस मतलब होता है टू इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना, टू इंक्रीज, टू ग्रो, किसी भी चीज को बढ़ाना, एनहांस। तो स्पेलिंग में गड़बड़ है यहां, इंसेंस, तो INCENSE, पहले सी और बाद में एस लगेगा। तो आपने सुना होगा इंसेंस स्टिक्स, इसका मतलब होता है, इंसेंस स्टिक्स का मतलब अगरबत्ती, इसका मतलब होता है अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। तो अब अगरबत्ती का पैकेट लाओ तो उसमें देखना, उसमें लिखी हुई होगी स्पेलिंग, इंसेंस स्टिक, तो आंसर इसका भी ए। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन। टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। चलिए इसमें एरर ढूंढ लिया, बताइए क्या एरर है और क्यों एरर है, क्या एरर है और क्यों एरर है, बताइए। बताइए मेरे बेटा क्या एरर है, क्यों एरर है।
टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रादर इम्पॉसिबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। मिसलीड मतलब भ्रमित करना, मिसलीड मतलब भ्रमित करना। रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, इम्प्रोबेबल का मतलब है संभव, मतलब जो संभव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसे बताया। प्रोबेबल तो ये कहता है कि प्रोबेबल तो संभव और इम्प्रोबेबल हो जाएगा कि असंभव। ऐसी स्टोरी बताई जिस पर कोई विश्वास भी ना करे, असंभव। तो बेटा आंसर जो होगा यहां पर द की जगह ए होगा, क्योंकि उसने पुलिस की जो पुलिस अधिकारी है उसको मिसगाइड करने के लिए उन्होंने ऐसी स्टोरी सुनाई कि जो वास्तविकता रख ही नहीं सकती। तो मतलब कोई भी एक स्टोरी सुना दी, कोई एकदम एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बताई, उसने झूठ बोला। जैसे ऐसे बोले तो हम लगाते हैं ना टेल ए लाई, तो टेल ए लाई, तो झूठ कोई भी हो सकता है इसलिए ए लगता है, लेकिन हम स्पीक द ट्रुथ कहते हैं, हम कहते हैं स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ एकदम एग्जैक्ट होता है, पर्टिकुलर होता है, ट्रुथ निश्चित होता है इसलिए द लगता है, झूठ कुछ भी हो सकता है इसलिए लाई लगता है, ए लगता है लाई से पहले। तो टेल ए लाई, लाई से पहले ए क्यों लगाते हैं? क्योंकि झूठ कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन सच कोई पर्टिकुलर होगा। तो उन्होंने ऐसी स्टोरी सुनाई, जो टू एल्डरली जेंटलमैन है, जो बुजुर्ग जो आदमी है दो, उन्होंने सुनाई एक रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी बता दी जिस पर कोई भी विश्वास ना करे। किसको सुनाई? कि टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल, पुलिस के अधिकारी को भ्रमित करने के लिए उसने झूठी स्टोरी सुनाई। झूठी है तो कोई भी हो सकती है। तो स्टोरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए आता है, तो आंसर होगा ए। तो यहां पर द की जगह ए लिखा जाएगा, आर्टिकल एरर। तो इसमें जो आया वो आया हमारा आर्टिकल एरर। क्लियर हुआ ना? प्रॉब्लम बता देना तो समझ में नहीं आया होता, क्योंकि लॉजिक में समझा चुका हूं क्यों हुआ। निश्चित चीज के साथ दा लगेगा, अनिश्चित के साथ ए। तो स्टोरी कोई भी हो सकती है, जो झूठी है तो कोई भी हो सकती है, निश्चित है ही नहीं। निश्चित होती तो दा लगता। 13, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इश्यू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। बताइए 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 13 का। तो देखो इसका आंसर बता देता हूं। ऑल्दो कंजंक्शन एरर, ऑल्दो की जगह बिकॉज आएगा, ऑल्दो की जगह बिकॉज आएगा। क्यों? अब मैं ये समझा भी दूं। कंजंक्शन एरर आया है, अब ऐसा हुआ क्यों? बेटा पहले ऑल्दो समझ लो। ऑल्दो या दो एक ही बात होती है, ऑल्दो या दो एक ही बात होती है, दोनों में से कोई भी लगा दो। और ऑल्दो दो आता है तो दो क्लोज को कनेक्ट करने के लिए या तो कॉमा लगा दो या येट लगा दो, दोनों में से। ये यूज कब होता है? जब कॉन्ट्राडिक्शन हो, जब कॉन्ट्राडिक्शन हो, जब विरोधाभास हो, जब दो चीजों में विरोधाभास हो, विरोधी चीज। जैसे मैंने कहा ऑल्दो शी इज पुअर, कि वैसे तो गरीब है, येट शी परचेजेस क्लोथ्स एवरी मंथ। देखो कहता है ऑल्दो शी इज पुअर, कह रहा है वैसे तो वो गरीब है, वैसे तो वो गरीब है, फिर भी शी परचेजेस क्लोथ्स एवरी मंथ, फिर भी वो हर महीने कपड़े खरीदती है। तो बड़े से समझो ये अपोजिट है। गरीब है कपड़े ना खरीदे तो ये सिमिलैरिटी हो जाएगी, सिमिलैरिटी हो जाएगी कि गरीब है कपड़े ना खरीदे। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड आंसर होता है किसी भी चीज का, अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होता है वही कॉन्ट्राडिक्शन होता है। वो गरीब है लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? कपड़े फिर भी खरीदे जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में हम ऑल्दो और येट लगाते हैं, यहां कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यहां कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो कहता है वी कैन नॉट पोस्टपोन दिस डिस्कशन। भी एक बात पर डिस्कशन करना है, कहता है भाई एक बात पर डिस्कशन करना है, ये डिस्कशन पोस्टपोन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कह रहा है अर्जेंट है। भैया अर्जेंट है तभी तो ये पोस्टपोन नहीं हो सकता, अभी करना है। तो यहां पे क्या है? सिमिलैरिटी। जब चीजों में सिमिलैरिटी हो तो बेटा वहां बिकॉज लगा, जब किसी चीज का कारण दे रखा तो कहता है बिकॉज इट इज अर्जेंट। क्यों नहीं टल सकता? क्योंकि ये अर्जेंट है, ये कारण बता रहा है।
कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ये कारण बता रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। तो ऑल्दो के स्थान पर बिकॉज होगा, तो यहां कंजंक्शन एरर। अब बताए क्लियर हुआ कि नहीं? कंजंक्शन एरर। अगला, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क? आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग ऑन इन द डार्क? आंसर बताओ। भैया तो बेटा आप देखो, यहां पर जो आंसर होगा ना, यहां पर जो आंसर होगा, येट की जगह स्टिल होगा, येट की जगह स्टिल होगा। तो अब कहते हैं स्टिल क्यों होगा? तो अब येट और स्टिल को समझो बेटा। येट जो होता है ना, इसकी हिंदी होती है येट अभी तक, ठीक है। और स्टिल की हिंदी जो होती है वो होता है अभी भी, अभी भी। अब इनके अंदर मैं बात बताऊं, येट जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है और नेगेटिव वाक्यों में ही आएगा, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होगा और कहीं यूज नहीं हो सकता। ये नेगेटिव सेंटेंसेस, यहां पे ये कह रहा है ये नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होगा। जैसे मैं बोलूं, शी हैजंट कुक्ड फूड येट। और येट की जगह हम एज येट भी कर सकते हैं, एक ही बात है। येट की जगह एज येट भी कर सकते हैं, एक ही बात है। शी हैजंट कुक्ड फूड एज येट। तो देखो, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और नेगेटिव है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और नेगेटिव है, तो हम येट लगाएंगे। क्लियर है? और स्टिल का मतलब होता है अभी भी, स्टिल का मतलब है अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी। तो ये कब लगेगा? ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। नो एक्शन होगा तो प्रेजेंट सिंपल, एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बेटा दूसरा ये लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टिल का मतलब है अभी भी। तो जैसे हम कहें शी इज स्टिल इल, कहता है शी इज स्टिल इल, इसका मतलब क्या है? वो अभी भी बीमार है, बीमार पहले भी हुई थी और अभी भी बीमार है। तो कहता है शी इज स्टिल इल, तो बेटा ये प्रेजेंट सिंपल में स्टिल लगेगा। तो देखो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, सेंटेंस देखो। तो आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ, तो यहां पे आर यू, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है, तो इसलिए स्टिल लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है ही नहीं। तो आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ, क्या तुम अभी भी डरते हो? ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, क्या तुम अभी भी रात में अंधेरे में अभी भी डरते हो? मतलब तुम पहले भी डरते थे और अभी भी डरते हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसलिए येट नहीं स्टिल लगेगा। तो आर यू येट की जगह आर यू स्टिल। तो अब ये जो सेंटेंस में एरर है ये एडवर्ब एरर है, और बेटा ये एक्चुअली टेंस को भी डिनोट करते हैं, तो इसलिए मैं इसे प्रेजेंट मतलब मैं इनको टेंस में ही सिखाता हूं। हाँ, मैं इनको टेंस में ही सिखाता हूं। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रोहित शर्मा's सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। एक्लेम्ड का मतलब होता है वाहवाही होना, वाहवाही होना, इसका मतलब होता है वाहवाही होना। बताइए 15 का, रोहित शर्मा सेंचुरी, रोहित शर्मा की जो सेंचुरी ना वाज वेरी एक्लेम, उसकी बहुत ही तारीफ हुई इन द मीडिया, मीडिया में। तो देखो यहां पर भी एडवर्ब एरर है, यहां पर भी एडवर्ब एरर है, और इसे मैं एडवर्ब में ही सिखाता हूं बेटा। एक है वेरी और एक है मच। तो देखें वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वी फोर। तो जैसे मैं बोलूंगा वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग,
तो वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म। और अगर हम मच की बात करते हैं तो मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट पार्टिसिपल तो जैसे हम कहेंगे मच, तो मच के साथ इंटरेस्टेड, मच के साथ इंटरेस्टेड, क्योंकि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो V3 होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 होगा, पास्ट पार्टिसिपल V3, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच मच इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड। तो बेटा यहां पर जो एक्लेम्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है। एक्लेम्ड पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है। तो यहां वेरी की जगह आपको मच लिखना होगा, तो यहां आपको वेरी की जगह पर मच लिखना होगा। बिल्कुल, साइक्लोन ने सही जवाब दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यू कैन टेक ए हॉर्स। ओहो, ये तो थोड़ा सा, चलो बताओ आज के लिए लास्ट। यू कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। कहता है तुम घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो लेकिन तुम इसे जबरदस्ती पिला। ये 5 चीजें। तो वही मैं इस कहावत को, कहावत है कि तुम किसी भी घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो जबरदस्ती खींचकर, लेकिन पानी में उसको डुबा के मार दो, भाई पिएगा तो तभी जब उसे प्यास हो। यही बात है विद्यार्थी को कितना भी कह लो पढ़ लो तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन हाँ जब उसे जरूरत महसूस होगी ना कि हाँ अब मुझे पढ़ना चाहिए तो अपने आप ही पढ़ेगा, जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हम। क्लियर हो गया? आंसर दूं तो आंसर इज दिस कि आप 2 नहीं लगाओगे। यहां पर जो एरर है ये 2 टॉपिक से एरर मान लो, एक तो कॉजेटिव से, इसे कॉजेटिव से भी मान सकते हो, और इसको आप ये इनडेफिनेट की मतलब इसे हम बात करें इनडेफिनेट के इंफिनिटिव से भी मान सकते हो। तो 2 तरीके से एरर मान सकते हो, इंफिनिटिव से ही मान सकते हो। तो पॉइंट यह है कि यहां पर आपको फुल इंफिनिटिव नहीं बेयर इंफिनिटिव लिखना है। 2 नहीं आएगा। करेक्ट, 2 क्यों नहीं आएगा? तो बेटा कुछ पॉजिटिव वर्ब है, जैसे हम बात करते हैं मेक, और अगर सेंटेंस में डूअर दे रखा हो तो जैसे मेक से बनाओ, या आप हैव से बनाओ, आप हेल्प से बनाओ, मेक से, हैव से, हेल्प से, बिड से सेंटेंस बनाओ, इट इज। और अगर डूअर दे रखा है, काम को करने वाला दे रखा है, तो ये जो पॉजिटिव वर्ब होती हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे शी हेल्प्स मी टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क। तो बेटा ये ध्यान रखें, गलत हो गया। शी हेल्प्स मी, तो हेल्प जो होती है वो पॉजिटिव वर्ब होती है, और पॉजिटिव वर्ब के साथ आप 2 नहीं ले पाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा शी हेल्प्स मी कंप्लीट द टास्क। वो मेरी मदद करती है टास्क को कंप्लीट करने में, क्योंकि हेल्प से पॉजिटिव वर्ब है। और जो पॉजिटिव वर्ब होती है अगर डूअर साथ लेती है, क्योंकि डूअर ये रहा, पॉजिटिव वर्ब के साथ डूअर हो तो आपको V1 देना पड़ेगा। पॉजिटिव वर्ब के साथ डूअर हो तो V1 देना पड़ेगा। अब बात आती है जी पॉजिटिव वर्ब के साथ डूअर ना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको पॉजिटिव टॉपिक देखना पड़ेगा। तो मेरी क्लास पॉजिटिव टॉपिक की देख लेना। क्लियर है बेटा? तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो 2 हट जाएगा, मेक इट टू ड्रिंक। तो इट का मतलब ये डूअर दे रखा है, इट मतलब हॉर्स दे रखा है यहाँ पे। इट का मतलब है ये हॉर्स, उसकी रिपीटिशन नहीं करी तो इट लिख दिया। तो अब मेक के बाद ये हॉर्स डूअर दे रखा है तो आप 2 नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा नियम बता दिया। और ये नियम बना क्यों, इसके लिए आपको मेरी क्लास देखनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेटा यहां पर तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यहां पर क्लास थोड़ी ले रहा हूं। ये तो प्रैक्टिस बैच है ना बेटा। आप ऐसे ऐसे बोलते हो कि सिखा दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा दो, इसके लिए तो आपको फिर भाई बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो उनके टॉपिक को आने का वेट करे, और भाई जिन्होंने टॉपिक कर लिए तो रिवीजन करें। ये तो प्रैक्टिस बैच है बेटा, ये तो प्रैक्टिस बैच है। यहाँ पे तुम प्रैक्टिस करा रहे हो कि क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर कैसे बनाए। यहाँ तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन आया आंसर कैसे बनाए मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गया। पॉजिटिव वर्ब है और अगर डूअर दे रखा है तो 2 नहीं लगेगा, दैट्स इट।
डन बेटा। तो आज के लिए क्लास ओवर, इतनी रखते हैं। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। गुड नाइट, स्लीप टाइट।